हेलो एंड वेलकम टू ए फॉर एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बायोलॉजी पोर्शन का पहला चैप्टर जो कि बेसिक है, हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल लिविंग सेल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये पहला स्टेटमेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहने का मतलब है ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो जिंदा हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। फिर हम यहाँ देखते हैं एक टर्मिनोलॉजी सेल। सेल क्या होता है, इसको बेसिकली हमें समझने के लिए जब हम अपना घर बनाते हैं तब हम उसके लिए 4 दीवार खड़ा करते हैं, यानी वॉल्स खड़ा करते हैं। उस एक दीवार को बनाने के लिए हमें ईटा रखना पड़ता है या फिर ब्रिक रखना पड़ता है। फिर हम ईटे से ईटा जोड़ते हैं, एक दीवार बनता है। फिर हम 4 दीवार बनाते हैं, फिर हमारा घर बनता है। सिमिलरली जब ऑर्गेनिजम्स की बात आती है तो हमारा बेसिक फंडामेंटल चीज होता है सेल। हम सेल से सेल कनेक्ट करते हैं, फिर ये बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूज एक साथ ऑर्गन्स बनाते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर वहां से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, यहाँ पे तो इसीलिए हम सेल को एज अ बेसिक यूनिट कहते हैं, मतलब हमारे जीने की आधार ही सेल है। उसके बाद आता है एक एनसीईआरटी की ये लाइन है, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जैसे हमारी बॉडी अपनी फंक्शंस परफॉर्म कैसे करती है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, हम खाना खाते हैं जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, फिर हमारा सर्कुलेशन सिस्टम होता है जिससे ब्लड सर्कुलेट होती है। ये सारे सिस्टम एक साथ मिलते हैं और एक ऑर्गेनिज्म प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन करता है। सिमिलरली जब हम सेल की बात करते हैं तो ये एक बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, और ये अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। ये भी अपना एक्सक्रीशन, डाइजेशन, खाना खाना, सांस लेना, एनर्जी तोड़ना, ये सारा परफॉर्म करता है सेल। इस लाइन को हम समझने के लिए ये अंडरस्टैंड करें, जैसे हमारा हाथ है, ये उसके फिंगर्स है, ये पाम है और ये थंब है। तो जब हम हाथ को कैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं, हम किसी चीज को ग्रैब कर सकते हैं, किसी चीज को पकड़ सकते हैं। तो अगर हम फिंगर्स हटा दें तो क्या हम पकड़ सकते हैं? नहीं। या हम थंब हटा दें तो क्या हम हमारा हाथ कंट्रोल कर सकते हैं, फंक्शन कर सकता है हमारा नॉर्मल फंक्शन? हाथ नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर सेल को हम तोड़ दें, अलग अलग हिस्सों में बांट दें, तो सेल भी अपना कंप्लीट फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। सेम चीज होता है, यही चीज ये यहाँ लिखा है, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी ऐसा कोई भी सेल जो एकदम कंप्लीट हो लेकिन अगर हम उसे तोड़ दे और उसके और जैसे पार्ट्स अलग अलग कर दे तो वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग नहीं परफॉर्म कर सकता। वो इंडिपेंडेंट यानी अपने से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। Therefore, it is the fundamental यानी कि बेसिक, जिसके आधार पर हमारी ऑर्गेनिज्म बनी है। स्ट्रक्चर जैसे ईटा एक घर को बनाता है, वैसे ही सेल हमारी पूरी बॉडी को बनाता है। और फंक्शनल, हमारी बॉडी जो भी फंक्शंस परफॉर्म करती है वो सिर्फ सेल की वजह से होती है। तो फंक्शनल यूनिट यानी कि सिंगल ऑफ लाइफ। तो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमने देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं जो कि होता है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी 3 साइंटिस्ट की क्रेडिट दी जाती है। पहले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, 1665 से पहले 1609 में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कोई भी छोटी चीज को एनलार्ज फॉर्म में देख सकते हैं, बहुत बड़े चीजों में उसको देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक मधुमक्खी जो पेड़ होता है उसका तना यानी बार्क, ट्री का बार्क को उन्होंने लिया और स्लाइस किया और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि ये हनी बी जो होता है, मधुमक्खी, उसकी छत्ते जैसा ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इन्होंने इस चीज को कहा सेल्यूला, जिसको हम अभी सेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहा इसका मतलब होता है लिटिल रूम,
यानी छोटा छोटा रूम्स है। तो अगर एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो उसका क्रेडिट किसको मिलता है? रॉबर्ट हुक को। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये ऑब्जर्व करने लायक है कि जब रॉबर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया तो इन्होंने ये देखा कि ये सेल डेड है। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ नोटिस ये है कि ये जो सेल्यूलर टर्म है या सेल के बारे में इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में ये चीज़ों को ऑब्जर्व किए। माइक्रोग्राफिया में ये चीज़ को लिखा है कि माइक्रोग्राफिया में कि सेल करके एक स्ट्रक्चर है जो मिलती है। उसके बाद आता है, अब डेड सेल की बात तो हमने कर लिया, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो जब पॉइंट आता है लिविंग सेल की डिस्कवरी की, यानी सेल जीवित है, ये चीज़ किसने बताया? ये चीज़ को बताने वाले साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, बारिश के पानी में गए और उस पानी को जाके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। इन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है जो हिल डुल रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया एनिमल क्यू। तो अगर एग्जाम में ये पूछे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आप बोलोगे ल्यूवेनहॉक। और अगर उन्होंने ये कहा कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो वो है रॉबर्ट हुक। एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, हम आगे देखेंगे। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस क्या होता है? एक सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट है, सेल का ही पार्ट है, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। This Robert Hooke discovered the cell in 1665. He studied a thin layer यानी पतली परत of bottle cork, पेड़ का तना, और उन्होंने ये देखा कि एक हनी बी लाइक सेल का स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने सेल टर्म दिया। उन्होंने सेल्यूला लिखा था जिसका मतलब होता है सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा सा कमरा। उनका ये चीज पब्लिश्ड हुआ उनके बुक माइक्रोग्राफिया में। ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। फिर ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की और उसको उन्होंने कहा एनिमल क्यू। अब इंट्रोडक्शन जो नॉर्मल फैक्ट्स है उसके बारे में हम आते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्म। ह्यूमंस में जो निमोनिया कहते हैं ना कि निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया है, वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा एक ही सेल का बना रहता है, लेकिन वो इतना बड़ा रहता है कि हमें वो अपनी आंखों से दिख जाता है। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं लगती। ये ठीक है, ये सिंगल सेल का होता है लेकिन हम इसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। नर्व सेल होता है हमारे ब्रेन से लेके हमें अपने टोस पैर तक सिग्नल को ट्रांसमिट करना रहता है, सिग्नल को ले जाना रहता है। तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट होना चाहिए इसके लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब लॉन्गेस्ट सेल पूछे तो वो होता है नर्व सेल, ठीक। फिर बैक्टीरिया, जो नॉर्मल बैक्टीरिया रहता है हम आगे देखेंगे, उसका नॉर्मल जो साइज रहता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर रहता है। माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ या म्यू, इसको साइंस के टर्म में हम म्यू लिखता है, सिंबल है इसका। सिमिलरली ह्यूमन आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल। ये ऐसा एक ऑर्गेनल हम में प्रेजेंट है जो हमारी ऑक्सीजन को ले जाती है और दूसरी सेल्स तक पहुंचाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये होता है 7 माइक्रोमीटर का। ये देखो, ये नर्व सेल है, ये यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर ही हम आगे देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर ये बहुत लंबी होती है, तो ये हो जाती है लॉन्गेस्ट सेल, ठीक। ये ह्यूमन आरबीसीज है जो ऑक्सीजन के एज अ ऑक्सीजन कैरियर यूज होती है। और ये नॉर्मल बैक्टीरिया है जो छोटे मोटे बैक्टीरिया जिसका साइज वेरी कर सकता है 3 से 5 माइक्रोमीटर का। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। अब हम सेल को कैसे क्लासिफाई करते हैं? एक क्लासिफिकेशन ये है कि बेसिस नंबर के बेसिस में हम सेल को 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है यूनिसेल्यूलर, एक होता है मल्टीसेल्यूलर। जब हम बात करते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनि जहां टर्म आता है उसका मतलब होता है सिंगल या फिर 1, और सेल्यूलर मतलब होता है सेल। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल का बना हो, वो होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें मिलते हैं बैक्टीरिया, ईस्ट और माइकोप्लाज्मा।
ये सारे आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सिमिलरली जब हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर का मल्टी यानी कि मैनी यानी बहुत सारा, मल्टीपल। सिमिलरली सेलुलर मतलब होता है सेल यानी बहुत कोशिकाएं, बहु कोशिकाएं। मैनी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक या उस दो या उससे ज्यादा सेल्स से बने हो, दो या उससे ज्यादा सेल्स के बने हो, उसे हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, हम जैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे जो न्यूक्लियस के बेसिस पे। न्यूक्लियस जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन हर चीज़ डिटेक्ट करता है कि कौन कहाँ जाएगा, हम कब खाएंगे, हम कब पिएंगे, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सब चीज़ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। सिमिलरली जब सेल की बात आती है तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये होता है ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हर चीज़ इंस्ट्रक्ट करता है सेल को कि उनको कब खाना है, कब कैसे क्या करना है। इवोल्यूशन के टाइम पे क्या होता है कि जब हमारी सेल इवॉल्व हो रही थी तो उसके पास उतना, जैसे हमारा जब घर की बात आती है तो हम बाउंड्री बनाते हैं अपने घर में, और वो क्यों बनाते हैं? ताकि हमें पता रहे ये हमारा एरिया है, ये हमारा घर है, कोई दूसरा आके उस एरिया में ना इंटरफेयर करे। सिमिलरली सेल अपना एक बाउंड्री बनाता है जिसको हम साइंस में कहते हैं मेम्ब्रेन। धीरे धीरे जब सेल इवॉल्व होने लगा तो ऐसे ही इसके में अंदर कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आए जो अपने बाउंड्रीज बनाने लगे। ये हो जाते हैं एडवांस लेवल के सेल, जब उसके सारे बाउंड्रीज और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होने लगते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब होता है उसके कंपोनेंट्स जिसकी वजह से सेल प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। ठीक, तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो जाते हैं। लेकिन क्या इस चीज को यहाँ तक डेवलप होने के लिए सेल पहले नॉर्मल था, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट था। तो जब मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं था उस टाइप के सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो यानी कि होता है पुराना, मतलब कि प्रिमिटिव, और कैरियन मतलब होता है कि जहां वर्ड कैरियन आ गया उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनका जो ब्रेन था वो किसी कवर के अंदर प्रेजेंट नहीं था, यानी न्यूक्लियस में जो बाउंड्री बना उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस इसके अंदर है, इसलिए इसको हम कहें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्योंकि पुराने जमाने का सेल है इसलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था। ठीक है, तो इसमें नो डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसीलिए ये चीज मिलता है एल्गी में, माइकोप्लाज्मा, ये सारे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया, न्यूक्लियस एक्चुअली में कंटेन करता है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमारे मम्मी पापा से हमें मिलती है। ये सारे इंफॉर्मेशन इसके पास रहता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियस। लेकिन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो ये यहाँ जब प्रोकैरियोट्स की जब बात आती है तो इसके में प्रेजेंट नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उनका न्यूक्लियस ऐसे ऐसे स्प्रेड रहता है, ऐसे पूरे डिस्पर्स्ड रहता है, वो फैला रहता है। तो इसके लिए हम इसको न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, हम कहते हैं इनको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, और यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस ही कहते हैं। न्यूक्लियोइड मतलब होता है झूठा न्यूक्लियस। तो क्योंकि उस टाइम ये उतना डेवलप नहीं था, उसके पास उतना इंफॉर्मेशंस नहीं थे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये ऐसी स्प्रेड था, इस वजह से इसका टर्म दिया गया हम न्यूक्लियोइड। अब आता है हम यूकैरियोटिक की बात। यू मतलब होता है ट्रू या फिर एडवांस लेवल का सेल। जो इवोल्यूशन के टाइम पे एडवांस होते गया सेल, तब उसमें सारे मेम्ब्रेन बनने लगे, अपने अपने ऑर्गेनल के बाउंड्री होने लगे, तो उन्होंने यही लिखा है यू यानी कि एडवांस्ड। ये सब के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप्ड होता है। ये सब के सेल्स हमें मिलते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब हमारे बॉडी में ये वाले यूकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं। एक टर्म आता है यहाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन।
जब हम बोले, हमने पहले डिस्कस किया कि एक सेल है, बहुत सारे सेल मिला के बन गए टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज मिलके बन गए ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स मिलके बनाए ऑर्गन सिस्टम, और उस ऑर्गन सिस्टम कॉम्बिनेशन में काम किया और बनाया ऑर्गेनिज्म। अब हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, या एनिमल या प्लांट्स की बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एक सिंगल सेल से हमारी पूरी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग नहीं परफॉर्म हो सकती। तो हमारा बॉडी क्या किया, उन्होंने क्या किया कि कुछ सेल्स को किसी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए परफॉर्म करने भेज दिया। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का सेल, उन्होंने रेटिकुलर ऐसे टिश्यूज बनाए, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन हुए, उन्होंने टिश्यूज बनाए। फिर ऐसे बहुत सारे टिश्यूज आए और उन्होंने एक ऑर्गन बनाया जिसका नाम है स्टमक, पेट। फिर वैसे ही उन्होंने बनाया पेनक्रियाज अलग, फिर इन्होंने बनाया लीवर अलग, ऐसे ही फिर ये लीवर, पेनक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन सारा कॉम्बिनेशन में बना हमारा ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, डाइजेशन। सिमिलरली हम नर्वस टिश्यू की बात, नर्वस सिस्टम की जब बात करते हैं तो नर्वस के कुछ सेल्स आए होंगे, वो नर्व सेल यहाँ पे टिश्यूज बनाए हैं, फिर वो टिश्यूज ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये सब बनाया। अब ये सब ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम बनाया, फिर हमारी सारी बॉडी उससे कोऑर्डिनेट होती है। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो चीज जो होता है, हर छोटा छोटा सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये सारे कंबाइन करके एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी फंक्शन करता है। यही चीज होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है कि हम एक ही सेल पे सारा स्ट्रेस नहीं देते, हम सेल्स को अपना अपना काम डिवाइड करते हैं कि कुछ सेल ये परफॉर्म करेगा, कुछ सेल ये परफॉर्म करेगा। तो जब ये चीज़ें डिवीजन हो जाती है तो हर सेल अपना नॉर्मल फंक्शनिंग करता है और फिर सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। तो ये चीज़ें को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब हम हिस्ट्री की बात पहले हम देखें तो उसको ब्रीफ में हम बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, और उस सेल कॉर्क सेल में उन्होंने ये डिस्कवरी की, यानी ट्री के बार्क में ये चीज़ प्रेजेंट था, और इसे 1665 में उनकी बुक माइक्रोग्राफिया में ये चीज़ें प्रेजेंट थी। ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेल या लिविंग सेल। अगर लिविंग सेल उन्होंने पूछा तो ल्यूवेनहॉक आएंगे, अगर सेल पूछा तो रॉबर्ट हुक आएंगे, और इन्होंने इसका टर्म दिया था एनिमल क्यूल। अब आते हैं हम बात सेल थ्योरी की। जब सेल थ्योरी की बात आई तो ये चीज जाती है पुराना 1838 की बात। यहाँ पे एक साइंटिस्ट दिख रहे हैं, स्क्लेडन। ये स्क्लेडन नाम के साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट ऐसे साइंटिस्ट को कहते हैं जो कि प्लांट्स की स्टडी करें, ठीक है। तो ये थे प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे, बहुत सारे प्लांट्स को इन्होंने स्टडी किया, और इन्होंने एक नॉर्मलाइज स्टेटमेंट दिया कि सारे प्लांट्स यानी ऑल प्लांट्स सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल के बने हैं। इन्होंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया था, और ये सारे सेल्स डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म कर, जिसको हमने डिवीजन ऑफ लेबर कहा। वैसे ही प्लांट्स में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, फ्लोएम फूड कैरी करता है, जाइलम पानी कैरी करता है। तो उन्होंने उसी को एक स्टेटमेंट दिया कि सारे प्लांट्स सेल के बनते हैं और ये सेल्स डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं। फिर एक साल के बाद की बात है, 1 ईयर आफ्टर 1839 में स्क्वान नाम के साइंटिस्ट आए। ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जू में क्या रखते हैं, एनिमल्स, तो इन्होंने एनिमल्स की स्टडी करते हैं। याद रखने के AN फॉर एनिमल्स, जूलॉजिस्ट भी वही थे। ये कभी कभी पूछता है, खैर अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है स्क्वान नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या किया, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की स्टडी की। इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए। स्क्वान ने 3 स्टेटमेंट्स दी। पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये कहा कि ऑल प्लांट्स प्लस एनिमल्स सब के सब सेल्स से बने हैं। सेकेंड, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इनको एक डिफरेंस दिखी प्लांट और एनिमल सेल में। इन्होंने ये देखा कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट था, जो कि एब्सेंट था किसमें, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं था।
ये चीज एब्सेंट था, यानी सेल वॉल इज यूनिक टू प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया कि दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, कुछ थिन सा मेम्ब्रेन जैसा कुछ प्रेजेंट है। अभी हमें पता है ये चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन उस टाइम तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने बस एक जनरलाइज स्टेटमेंट देके छोड़ दिया कि ये दोनों में कुछ थिन मेम्ब्रेन सा प्रेजेंट है। इन्होंने बस एक ऑब्जर्वेशन देखा था। यही कॉम्बिनेशन यानी स्क्लेडन और स्क्वान की दोनों की बातों की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, इन दोनों तो सेल थ्योरी का क्रेडिट जाता है स्क्लेडन और स्क्वान। अब ये दोनों साइंटिस्ट ने ये चीज तो बता दिया कि हमारे सेल्स कैसे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स कैसे बने हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो प्लांट है या एनिमल है या हम बढ़ते कैसे हैं, यानी नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो ये चीज को बताया किस साइंटिस्ट ने, रॉडोल्फ वर्चाउ ने। इन्होंने ये बताया कि जब एक सेल नॉर्मल हमारा जो प्रेजेंट में जो सेल है वो जब डिवाइड करता है तो ये दो सेल्स बनाता है, यानी कि नए सेल्स बने पुराने सेल्स से। इसी को उन्होंने लिखा टर्म ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ठीक है, यानी कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक, अब इन्होंने ये चीज देखे इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, तो इसको लिए हम इसको कहते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी या फिर सेल लिनिएज थ्योरी। ठीक है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी या सेल लिनिएज थ्योरी। तो अगर पूछा कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी या सेल लिनिएज थ्योरी किसने दिया, तो रॉडोल्फ वर्चाउ डालोगे। अगर सेल थ्योरी की सिर्फ बात आई तो स्क्लेडन और स्क्वान नाम के जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल थ्योरी दिया। फिर टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने पहले पढ़ा, तो ब्रीफ में इसको पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट हो, यानी कि लैक मतलब कि होता है एब्सेंट, जिसमें न्यूक्लियस डिफाइन ना हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। तो इनका मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। ये देखियो यहाँ ये फैला हुआ है पूरा। सिमिलरली जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यू यानी कि ट्रू या एडवांस और कैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस डिफाइंड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है इनका न्यूक्लियस। तो इनका न्यूक्लियस डिस्पर्स्ड मीडियम में मतलब फैला हुआ नहीं रहता है। तो इसमें आते हैं प्लांट्स जिनका सेल वॉल सेल्यूलोज का बनता है, ये हम आगे देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये सारे फंक्शंस है, हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मली, बाकी हम आगे देखेंगे इसके फंक्शंस प्रॉपर। वैक्यूल्स सारे स्टोरेज मटेरियल्स इसमें रहते हैं। एनिमल सेल प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर प्रेजेंट होता है। ये इकलौता ऐसा यूनिसेलुलर है जो यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर में फर्क है। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल की बात कर रहे हैं और यूकैरियोटिक यानी कि इसका न्यूक्लियस डिफाइंड है। ठीक है, तो दे हैव, इसमें भी एक सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन इसमें टिश्यूज डिफरेंशिएट नहीं रहते हैं। और फंगस का सेल वॉल काइटिन का बनता है। यहाँ डिफरेंस दिख रहा है, प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज का है, फंगस का सेल वॉल काइटिन का है। हेट्रोटर्फ्स मतलब होता है ऐसे जीवी ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो अपना खाना खाने के लिए, ये खुद से अपना खाना नहीं बना सकते। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब जहाँ टर्म आ गया ऑटो वहाँ मतलब होता है सेल्फ यानी खुद। सिमिलरली ट्रॉफ्स मतलब होता है न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद लेते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अपना खाना बनाते हैं। फंगस प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, जो अपना खाना ना बना के किसी और पे डिपेंडेंट है, वो होता है हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, आगे इसके बारे में हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। फिर आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हमने पहले डिस्कस किया है कि प्रो यानी कि प्रिमिटिव और कैरियन यानी कि न्यूक्लियस। जहाँ टर्म कैरियन आ गए वो न्यूक्लियस को ही डिनोट करेगा। ये प्राइमरी सेल होता है जिसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। प्राइमरी यानी कि पहले ज़माने का सेल, जब सेल स्टार्टिंग में बनने स्टार्ट हुआ था तब की बात है, तो उसमें कोई भी टाइप का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है।
ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। और यहाँ मैंने कहा था वो उस जमाने का सेल है जहाँ पे बाउंड्रीज से मतलब उनसे घिरित कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं रहता। तो इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब टर्मिनोलॉजीज हम आगे जानेंगे कि इन लोगों के फंक्शंस क्या है। ये भी जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, ये सेल के पार्ट्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं जिसको हम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सिमिलरली एक टर्मिनोलॉजी इसमें एग्जांपल्स आते हैं माइकोप्लाज्मा का, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। दैट इज माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सिमिलरली ये सारे इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज है उस सबके, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे जैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है वैसे ये सेल के स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यू यानी कि वेल और गुड या फिर एडवांस या ट्रू। कैरी ऑन जैसे मैंने बताया उसका मतलब होता है हमेशा न्यूक्लियस। वैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। वैसे ही इसमें सारे वैसे सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसका अपना बाउंड्री डिफाइन हो। बाउंड्री यानी कि मेम्ब्रेन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अपने मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन सारे इसमें यूकैरियोटिक में नॉर्मली जनरली मल्टीसेलुलर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होता है। मैंने पहले एक चीज मेंशन किया कि प्रोटिस्टा इकलौता ऐसा यूनिसेल्युलर है जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यानी कि इसका न्यूक्लियस बहुत ऐसे से डिफाइंड है, इस वजह से इसको यूकैरियोटिक सेल में रखा गया है। उसके बाद हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट बिकॉज इनके पास होता है अपना मेम्ब्रेन। सिमिलरली ये सारे मल्टीसेल्युलर प्लांट्स एंड एनिमल्स को ये अपने अंदर रखता है यूकैरियोटिक में। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस की। तो हमने देखा साइज, क्योंकि ये पुराने जमाने के तो बहुत छोटे होंगे, यानी 1 से 10 ये होता है माइक्रोमीटर। एनिमल यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो 1 से 100 माइक्रोमीटर इनका साइज है। सेल वॉल माइकोप्लाज्मा को छोड़ के बाकी सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल बनता है इनका पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो पेप्टाइड मतलब कि होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ऐसा एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इस चीज को जब हम डिफाइन करेंगे यानी कि अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन, और ग्लाइकेन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जब हम इस सेल वॉल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल यानी बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। ये तीनों में से कोई भी इसी का दूसरे नाम है। जैसे पेप्टिडोग्लाइकेन को ही हम म्यूरिन कहते हैं, म्यूरिन ही म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। अगर आंसर में ये तीनों लिखे हैं तो तीनों सही होंगे, और इनमें से कोई भी एक मेंशन है तो वो भी सही है। ठीक है, उसके बाद इनके में सेल वॉल होता है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, जो बनता है उसके सेल्यूलोज से, और फंजाई में ये चीज बनता है काइटिन के लेयर से। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियस, इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। सेम चीज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइंड रहता है। न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क सा जैसे रीजन प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है हम आगे डील करेंगे। न्यूक्लियोलस होता है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो ये यहाँ पे एब्सेंट होगा, यहाँ ये चीज प्रेजेंट रहता है। हिस्टोन एक ऐसे प्रोटीन का नाम होता है जिस हमारी जो डीएनए रहती है वो बहुत लंबी रहती है, और सेल रहता है इतना छोटा, तो इतने बड़े डीएनए को एक छोटे से सेल में फिट करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ये प्रोटीन्स क्या करती है, बड़े से धागे को जब हम फोल्ड करते हैं, बहुत फोल्ड करते हैं तो इतनी सी हो जाती है, ये प्रोटीन उसी फोल्डिंग में हेल्प करती है। तो ये चीज जब न्यूक्लियस में जब इसका डीएनए ही पूरा स्प्रेड है साइटोप्लाज्म में, तो न्यूक्लियस के अंदर फिट होने की जरूरत ही नहीं है।
तो यहाँ पे हिस्टोन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में ये चीज़ प्रेजेंट होता है। ये इंग्लिश में वही चीज़ कहा हमने कि माइकोप्लाज्मा को छोड़ के सेल वॉल बाकी सारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। इनका म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो भी मैंने टर्मिनोलॉजीज बताए वो कि सेल वॉल उसी का बनता है। प्रेजेंस यूकैरियोटिक में सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल होंगे, जिसको जो सेल्यूलोज का बनता है, फंजाई में ये चीज़ काइटिन का बनता है। न्यूक्लियस वैसे ही प्रेजेंट नहीं है, वहाँ यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ भी प्रेजेंट नहीं, वहाँ प्रेजेंट। जब हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा, ये स्लाइड्स भी वही है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर में एकाकोशीय यानी कि यूनिसेल्यूलर होगा, मैक्सिमम यूनिसेल्यूलर होगा। ये बहुत कोशीय यानी मल्टीसेल्यूलर होता है। यहाँ पे प्रोटिस्टा इकलौता ऐसा ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो कि यूनिसेल्यूलर रहता है, इसका एक्सेप्शन है ये, ठीक है। इसमें राइबोसोम्स ऐसे, वो मैंने कहा था सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये उसमें एक हिस्सा है। राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं सेल के लिए। तो बहुत पहले जब राइबोसोम्स इवॉल्व हुआ तो वो 70S टाइप का है। ये क्या है, हम जब राइबोसोम्स पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। और यहाँ प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में 80S टाइप का, 70S टाइप का, 55S टाइप का, ठीक है। ऐसी इसकी यूनिट होती है। फिर आते हैं वैक्यूल्स। ऐसा एक ऑर्गन है, ये भी एक ऑर्गेनल है जो स्टोरेज का काम करता है। ये प्रोकैरियोट्स में क्योंकि ये मेम्ब्रेन रहता है, इसका भी अपना बाउंड्री रहता है, तो प्रोकैरियोट में ये चीज़ एब्सेंट है और यूकैरियोट्स में ये चीज़ प्रेजेंट रहता है। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में होता है एमाइटोसिस यानी कि बाइनरी फ्यूजन। एक सेल रहेगा, इक्वली बटेगा और उससे 2 सेल्स बनेंगे, वो होता है एमाइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस फंक्शन करता है यूकैरियोट्स में। ये क्या होता है हम सेल डिवीजन के टाइम पे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें अलग से मेल फीमेल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। इनका डिवीजन जो होता है कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि कोई इनका लंग्स तो है नहीं, तो इनमें क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो थोड़ा जब इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है, जो बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर रहता है, वो थोड़ा सा इनसाइड की तरफ अंदर तरफ धंसता है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं मीजोजोम। तो यहाँ का सारा रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, मीजोजोम। अब इनमें तो ऐसा कोई इवॉल्व ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो जो भी एक्टिविटी होता है जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, कोई एंजाइम का सिक्रीशन हो गया या फिर कोई सेल डिवीजन हो गया, तो उसमें मीजोजोम एज अ रोल प्ले करता है। यहाँ पे यूकैरियोट्स में रेस्पिरेशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल बना दिया गया है सेल के लिए, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका काम होता है सेल रेस्पिरेशन करना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं। ये हो गया यूनिसेल्यूलर, मोस्टली मल्टीसेल्यूलर बट यूनिसेल्यूलर इन प्रोटिस्टा, ठीक है। 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यहाँ 80, 70 और 55S प्रेजेंट है। वैक्यूल्स की बात करें तो यहाँ एब्सेंट होता है क्योंकि वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन वही एमाइटोसिस, यहाँ माइटोसिस मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते मेल फीमेल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चांस नहीं है, कॉन्जुगेशन होता है, यहाँ मेल फीमेल प्रेजेंट होती हैं। ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेशन, अगर क्वेश्चन पूछे यूकैरियोट्स में रेस्पिरेशन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन कौन करे, यूकैरियोट्स पूछा तो आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्रोकैरियोट्स पूछा तो लिखोगे मीजोजोम्स। यहाँ समझ इतना डिफरेंस क्लियर है। उसके बाद हम जाएंगे